Good morning. Good morning, my dear friends. It's very nice time to take classes because शोरगुल कम होता है और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे DPSP। DPSP का मतलब क्या होता है, और जब हम कह रहे हैं कि DPSP तो कौन सी क्लास चल रही है? पॉलिटी की क्लास चल रही है। पॉलिटी, राज व्यवस्था, यानी कि DPSP का मतलब यहाँ क्या होगा? डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। तो पढ़ने के क्रम में यही होता है कि पढ़ने में जो हम समझ जाते हैं, अगर हम अपने से भी रीड करते हैं और समझ जाते हैं तो पढ़ाई हमारी संपूर्ण मानी जाती है ना। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें टीचर से क्लास लेना है। क्यों लेना है? ताकि हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। तो DPSP जो है आज के टाइम पे अगर हम कहें इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश। तो ये निर्देश किसे? ये निर्देश है स्टेट्स को, तो आज के ज़माने में जो निर्देश स्टेट्स को दिए जा रहे हैं वही 1935 के एक्ट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसमें गवर्नर जनरल को ये डायरेक्शंस दिए जाते थे, ये निर्देश दिए जाते थे। और ये DPSP कुछ नहीं है, वही निर्देश जो गवर्नर जनरल्स को दिए जाते थे आज़ाद भारत से पहले, वही चीज़ आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है फॉर्मली। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिस इज ये स्टेट्स को दिए जाने वाले ये एक तरह के निर्देश हैं। तो DPSP अंडर आर्टिकल 36 to 51 दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 4 है ना, या फिर कहें कि पार्ट 4 में अंडर आर्टिकल 36 to 51 DPSP दिया गया है। तो DPSP को पार्ट 3 के बाद ही क्यों रखा गया और फिर इसे पार्ट 4 में अंडर 36 to 51 रखा गया? हम इसमें जो मेन बातें डिस्कस करेंगे वो ये कि DPSP है क्या, है ना, ये है क्या। दूसरा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसके पीछे सैंक्शन, यानी कि जो पावर है इसे इम्प्लीमेंट करने का, वो रियल पावर किसके हाथों में। इन सब बातों पर हम इन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या है, तो ये एक तरह का निर्देश है ना। अब हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स अपनाया, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमारा जस्टिसिएबल है, यानी कि वो न्याय योग्य है। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन या उसके हनन पर, है ना, हम सुप्रीम कोर्ट जा करके और अपने उस मान लीजिए कि अंडर आर्टिकल 14 हमारा समानता का अधिकार जो है वो हनन हुआ है, किसी ने हमें असमान करार दिया है, हमसे कहा है कि यू आर अनइक्वल, तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन या फिर सोसाइटी या फिर ये कॉरपोरेशन ने हमसे इस तरह का भेदभाव किया है
अंडर मतलब 14 का जो है उल्लंघन किया है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, लताड़ लगाएगी, फटकार लगाएगी कि ये सारा चीज़ जो हुआ उसका संज्ञान लेगी और देखेगी कि सब कुछ सही है, तो इसे फिर जो भी पनिशमेंट होगा वो देगी। तो ये प्रतिपूर्ति होगा, न्याय योग्य होगा, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो न्याय योग्य नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल यानी कि अगर इसमें से दिए गए आर्टिकल्स 36, 7, 8, 9 है ना, तो इनमें अगर कोई जैसे कि 38 में कहता है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, हम मिनिमाइज़ करेंगे इनइक्वालिटीज़ को, हम सब में अवसर की समानता देंगे। तो अगर इनका उल्लंघन होता है तो ये व्यक्ति जा कर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकता कि हमारे एक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। नहीं कह सकता कि अंडर आर्टिकल 38 पार्ट 4 डीपीएसपी हमारा उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो सवाल है कि इसके पीछे का शक्ति कहाँ पे है फिर, कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का मतलब क्या बना फिर। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारा देश बन रहा था, जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा था, उस वक्त पे बहुत सारी समस्याएं थी। हम कई फ्रंट्स पे लड़ रहे थे। तो हमने नहीं सोचा कि हमें एक देश बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हमें करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया कि दो चीज़ें बनाई, मतलब दो राइट्स की कैटेगरी बनाई, एक जो जस्टिसेबल होगा और एक जो नॉन जस्टिसेबल होगा। तो संविधान निर्माताओं में से किसी एक ने ये प्रस्ताव रखा कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल रखते हैं और डीपीएसपी जो है ये भी एक राइट्स की ही कैटेगरी है, लेकिन इसे हम नॉन जस्टिसेबल रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम देश नए हैं, हमारे पास उतने सारे संसाधन नहीं, रिसोर्सेज नहीं फुलफिल करने के लिए इतने बड़े देश को। हम सबकी ज़रूरतों को तत्कालिक रूप से उस समय पूरा नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि इसमें जो है कानून, कई सारे कानून बने हैं, लॉज जो हैं इनेक्ट हुए हैं। और लॉज बनने का मतलब है कि उस पर हम दंड भी दे सकते हैं। अब दंड भी दे सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि वो सारे जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुए हैं। हालांकि लूप हॉल्स आज भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसेबल हैं और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल हैं। और एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है इसके पीछे का जो सैंक्शन का मतलब होता है कि इसके पीछे जो मुख्य शक्ति है वो किसकी है। ये पॉलिटिकल पावर है इसके पीछे। पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि पब्लिक ओपिनियन। चूँकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो हमें चुनाव कराने होते हैं, चुनाव है ना, क्या कराना होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस कराने में और देखते हैं कि ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन पार्टीज़ में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं ना। मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो किसी ने कहा है संविधान निर्माताओं में से, डॉक्टर अम्बेडकर शायद, उन्होंने कहा कि डीपीएसपी से ज़्यादा अच्छा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक प्रायोरिटी कह सकते हैं। अगर जनता को ये पसंद होगा तो डेफिनेटली जनता इस बात पे अपनी राय रखेगी कि हमें डीपीएसपी में से ही अपने जितने भी मैनिफेस्टो हैं वो रखिए। इट्स ऑल अबाउट कि पब्लिक क्या चाहती है। अगर पब्लिक को लगता है कि डीपीएसपी इज़ द बेस्ट तो हम वो डीपीएसपी की डिमांड करेगी, और पब्लिक के लिए उस समय अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली डीपीएसपी कोई अगर डेमोक्रेसी में अगर चाह ले कि ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी चाहती है कि हमें डीपीएसपी ही चाहिए, इसमें से ये अधिकार हमें चाहिए ही चाहिए, तो मैनिफेस्टो में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की जनता की ओपिनियन को समझेगी, है ना, और उसे इम्प्लीमेंट करेगी। अदरवाइज़ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
जनता को फाइनल रूप से सामना उसका कर लेती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को समझा लेती है कि हाँ हमने आपको मना लिया, इसका मतलब है बस कि मेन जो पावर था, मेन जो एजेंडा था वो तो फुलफिल हो गया ना। हम तो एक डेमोक्रेसी है और अगर हमने पीपल ऑफ इंडिया को सेटिस्फाई कर लिया तो ये इससे बड़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए फाइनल जो एजेंडा, फाइनल जो हमने पावर रखा इसमें रखा पीपल का, कि पीपल जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी वही होगा। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना, कितने भागों में डिवाइड किया गया। एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिवीज़न ऐसा नहीं है या कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ कहीं भी कोई भी डिवीज़न नहीं है। हमने उसके कंटेंट के आधार पर इसका डिवीज़न किया है कि उसमें जो कंपोनेंट्स है उसके आधार पर हमने डिवीज़न करने की कोशिश की है कि ये गांधीयन फिलॉसफी होगा, ये हमारा सोशलिस्टिक होगा, ये हमारा लिबरल होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजीज होती हैं ना, जो पूंजीवाद को मानते हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, उनकी धाराओं में, विचारधाराओं में भिन्नता होती है। तो उसी आधार पर हमने उसके कंटेंट को देखते हुए हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की है। तो पहला हमने इसे क्लासिफाई किया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। दूसरा हमने इसे क्लासिफाई किया है गांधीयन प्रिंसिपल। और तीसरा हमने इसे क्लासिफाई किया है लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना। इन तीनों में हमने इसे क्लासिफाई किया है। और इसमें अगर हम आर्टिकल्स देखें कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो सोशलिस्टिक में पहला आर्टिकल है आपका 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by justice which is social, economic, political justice, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। तो बेसिकली आर्टिकल 38 कहता है कि हम वेलफेयर को प्रमोट करेंगे लोगों के बीच, हम इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करेंगे, और ये जो पॉलिटिकल जस्टिस है, ये जो सोशल जस्टिस और हमने इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी, यही डीपीएसपी की शुरुआत है। कि डीपीएसपी में जैसे कि हम फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस बिना इकोनॉमिक जस्टिस के कैसे संभव है? सोचने वाली बात है कि जिसके पास संसाधन नहीं है वो चुनाव कैसे लड़ सकता है, जिसके पास संसाधन नहीं है वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है, और शिक्षा जिसके पास नहीं है वो कैसे अपनी ओपिनियन बना सकता है। तो इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक चीज़ का दूसरे पर बहुत ज़्यादा गहरा असर है। अंडर 38 ये था सोशलिस्टिक, ये गहरे तौर पर समाज से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। दूसरा है क्या? दूसरा है आपका अंडर आर्टिकल 39 क्या कहता है? 39 कहता है टू सिक्योर फर्स्ट द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। जो जीविकोपार्जन है, भोजन पानी की जो व्यवस्था है यह हो जाए सबसे पहले। एंड सेकेंड कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। हम जन कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल्स का, जो रिसोर्सेज का, वो समान रूप से करना चाहते हैं, सभी को बराबर पहुँचे, है ना। बराबर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सबको 50-50 उनकी क्षमता के अनुसार। और फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के संचय को रोकना, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक के हाथों में ना रह जाए, तो वहाँ मोनोपोली क्रिएट होगी, वहाँ पे हुकूमत क्रिएट होगी, है ना। वहाँ पे हम देख सकते हैं फिर कि वो अपना कौन सा शब्द है वो डोमिनेशन दिखाएगा सोसाइटी में। तो यहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेशन जब किसी एक व्यक्ति का होगा तो डेमोक्रेसी नष्ट होगी, पॉलिटिकल जस्टिस नष्ट होगा, तो उस पर असर पड़ेगा।
तो ये सोशलिस्टिक आर्टिकल्स हम कह सकते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमने देखा। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो वुमेन हो मैन हो। जैसे रेजी लेबर का काम है तो उनमें दोनों को एक ही पैसा मिलना चाहिए। कोई लड़का या लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो दोनों की पेमेंट एक ही होनी चाहिए, पोस्ट के आधार पर, ना कि जेंडर के आधार पर उन पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि लड़की है इसको 50,000 ही देते, लड़का है 80,000 देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पोस्ट एक है तो पेमेंट भी एक होना चाहिए। और फिर अंडर 39 जो है, लास्ट में एक आर्टिकल जोड़ा गया 39 में, वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। हम बच्चों को एक सही वातावरण दे सके और उसमें उनका समग्र रूप से विकास हो सके, मतलब स्वस्थ उनका जो स्वास्थ्य है उस पर हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं मेल न्यूट्रिशन जैसे गांव में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती, खास करके स्लम्स में, खास करके रूरल एरियाज़ में। तो हम उनके हेल्थ पर ध्यान देंगे, स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो समस्या है उस पर ध्यान देंगे, ताकि बच्चों में शुरू से एक हेल्दी डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अगर उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आगे जा कर के वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं और देश के लिए एक बेहतरीन संसाधन के रूप में उभर कर आ सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ, जो बच्चे अमीर नहीं हैं, है ना, जो बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है, अक्सर वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो हमें एज अ राज्य, एज अ स्टेट उन्हें सपोर्ट करना है। DPSP यही कह रहा है। एंड देन फिर आर्टिकल 39A है जो कि कहता है इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ये 39A जोड़ा गया था, 39A, जो कि फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। जितने भी गरीब हैं, जिनके 1 लाख से या 1.5 लाख से कम की आमदनी है सालाना, उन्हें उनके साथ कुछ हुआ, अब बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएं, इतने फीस ही लगते हैं, हम कहाँ से न्यायालय लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे कम का कैटेगरी में आते हैं, आप किसी भी एक सरकारी वकील को फ्री ऑफ कॉस्ट हायर कर सकते हैं, सरकार देगी आपको। इसके लिए एक NLSA करके बॉडी बनाई गई है जो इसी मामले को देखती है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं सोशलिस्टिक, यानी कि सामाजिक तत्व को ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमने नहीं कहा कि इसमें आपके पास पैसा नहीं है आप बाहर जाओ, नहीं कहा। सामाजिक होने का मतलब होता है कि समाज के दुखों को, संवेदनाओं को समझना और एक राज्य की तरह एक्ट करना, एक राज्य की तरह जो सबकी भलाई की बात करता, ना कि केवल पूंजीपतियों की। राज्य होने का मतलब क्या है? इंडिविजुअल नहीं हो आप, आपको एज एन स्टेट पूरे जनता की भलाई की बात करना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब, अनपढ़, गवार, जो भी हो, हमने सबको लेके चलना है। यही है फिलॉसफी सोशलिस्टिक होने का। ठीक है, अब हम देखते हैं, गांधीयन फिलॉसफी क्या है ना। गांधीयन फिलॉसफी में हमारे गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, हम अगर ये पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है गांधी के फिलॉसफी से रिलेट करता है। तो आर्टिकल 43 पहला है। 43 कहता है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। उनका मानना था कि जो गांव है, गांव में उनकी आत्मा बसती है। उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना चाहिए, हमें कॉटेज इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री की बात कही उन्होंने, ये गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। फिर आर्टिकल 40 है जो कहता है कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हमने फाइनली लागू भी किया। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी जो हमने 1971, तो
91 और 92 संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू भी किया हमने, जो कि हर स्टेट में हर एक गांव में पंचायत होती है। त्रिस्तरीय सरकार आप देख सकते हैं हर जगह त्रिस्तरीय सरकार है। म्यूनसिपालिटीज़ में भी आप देख, सरकारों में मतलब जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ हैं, वहाँ पे मेयर हैं, वहाँ की जो लोकल सरकार है वो है, ताकि वहाँ की लोकल समस्याओं को देख सके और उसे उसका समाधान कर सके। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो बात करते हैं। फिर लास्ट में उनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपना लेकर के था वो भी 43B को जोड़ा गया। 43B जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। प्रोफेशनल वे में इसे लाया गया और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के खड़ा हुई। आज अमूल और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उदाहरण हैं, जिसमें जनता की भलाई सीधे तौर पर होती है। जनता सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पूंजीपति है वो, जिसमें जनता को सीधे तौर पे पैसा जाता है, उनका बिजनेस चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सच्चाई, मतलब ज़रूरत। उसके बाद हमारे पास है 46 जो कि वीकर सेक्शन के भलाई की बात करता है, जैसे कि OBC, SC, ST, पिछड़े जातियों और जो ट्राइबल्स, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, जिनके पास हमेशा से भारत में शुरू से संसाधनों की कमी रही है। वो जंगलों में रहते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कट छट के रहे हैं वो। तो उन लोगों की भलाई की बात करते हैं, उन्हें एजुकेशन देने की बात, उन्हें एम्पावर करने की बात। इन सभी चीज़ों पर गांधी जी का खास मतलब जोर था कि हम उन्हें ज़रूर। इसके अलावा उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात की, ड्रग्स वगैरह है ना, उनके कंजम्पशन पे रोक लगाने की बात की अंडर आर्टिकल 47। एंड देन उन्होंने बात करा कि जो गाय है उनकी मिल्चिंग ना की जाए। तो अंडर आर्टिकल 48 उन्होंने इस पर बात किया। उन्होंने कहा कि हमें नई नस्लों को लाना चाहिए, इस पर मतलब पशुधन को बढ़ाने की बात की उन्होंने। अब हम देखते हैं जरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? लिबरल का मतलब क्या होता है? उदार, है ना। ये बहुत ज़्यादा बायस नहीं है कि क्या चल रहा है अभी भाई, हिंदू मुस्लिम करें कि क्या करें। उन्होंने कहा लिबरल अंडर आर्टिकल 44 UCC मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने कहा कि एक नागरिक संहिता लाते हैं, सभी नागरिक एक कोड ऑफ कंडक्ट से ही गवर्न किए जाने चाहिए, कि देश में एक रूपता होनी चाहिए, है ना, एक रूपता होनी चाहिए कि ये इंडियन सिटीजन है भाई। इंडियन सिटीजन के कुछ ये कॉमन बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिससे वो इंडियन सिटीजन पहचाने जाते हैं, उनके ये प्रिंसिपल्स हैं, उस पर ये चलते हैं, है ना। ये हालांकि डाइवर्सिटीज़ फिर भी होंगी, डाइवर्सिटीज़ की हमेशा से ज़रूरत रही है। तो 44 हो गया। 45 हो गया कि बच्चों को भाई पढ़ाओ, लिबरल बनाओ। 48 हो गया जिसमें कि एनिमल्स, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, साइंटिफिक लाइंस पे उन्हें मॉडर्न लाइन पे बढ़ावा देने की बात की गई। 49 है जिसमें कि हम कहते हैं कि मॉन्यूमेंट्स, अपने जो आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं हमारे देश में, धरोहर है, उन्हें बचाना चाहिए अंडर आर्टिकल 49। एंड 50 है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से हमें सेपरेट करना चाहिए हर उस जगह पे जहाँ पे पब्लिक सर्विस इंक्लूडेड है, हर जगह पे। और ख़ास करके ये हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ख़ास तौर से, बाकी जगह पे पहले से भी था, जैसे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का काम देख रही है, वो एग्जीक्यूटिव का तो नहीं देख रही है, स्टेट में भी, तो ये डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर से। उसके बाद हम 51 देखते हैं जो कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात करता है, सभी देशों से सौहार्दपूर्ण और मित्रतावत व्यवहार और दोस्ती बनाए रखने की बात पर बढ़ावा देता है अंडर आर्टिकल 51।
अंडर आर्टिकल 50। ये ख़त्म होता है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, आपने 3 अलग अलग कैटेगरीज में इसे बांट के देख लिया, एक गांधीयन फिलॉसफी, एक सोशलिस्टिक और एक लिबरल फिलॉसफी। इसमें से हम बात करते हैं एक तरफ जहां हम सोशल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करते हैं, वहीं दूसरी और गांधी भी सोशलिस्टिक ही थे बेसिकली, थोड़े लिबरल भी थे लेकिन थोड़े कंजर्वेटिव भी थे। तो उनका भी जो सोसाइटी है, जो निचले पायदान की सोसाइटी है, उन पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। बोला कि जो गांव है, जो देहात है, भारत जिस चीज़ से बना है उस चीज़ पर ध्यान दिया उन्होंने। ये स्पेसिफिक है थोड़ा सा। फिर हमने लिबरल बात करा कि एक देश को, एक राष्ट्र को लिबरल भी होना चाहिए, इसलिए हमने कुछ कैटेगरीज डिवाइड करा और फिर बोला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई, तो हुआ है ना। अब हम कुछ अलग कैटेगरीज नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे डीपीएसपी के सिग्निफिकेंट की। आज के दौर पर आज के इस इम्पॉर्टेंट दौर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट। ओके, लेट्स टॉक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एक खास चीज़ हमें ध्यान में रखना है, छोटी सी बात, कि कुछ नए डीपीएसपी को जोड़े गए कुछ संशोधनों के माध्यम से, जैसा कि 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया है ना। उसमें आपके 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए। फिर आपका 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया 1974 में, है ना, 1978 है राइट, हाँ 78 में इसमें एक जोड़ा गया। फिर हम देखते हैं कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया, जोड़ा नहीं गया, जिसमें कि शिक्षा को, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको मैंडेटरी कर दिया, और ये सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जो इसका डीपीएसपी में था, इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ले आया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसके भी सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया, और ये सिर्फ ना ही डीपीएसपी रहा, बल्कि अब ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में भी आता है अंडर आर्टिकल 19, है ना। तो ये था हमारा न्यू एडिशन इन डीपीएसपी, जब से संविधान हमारा बना है तब से अब तक। अंडर आर्टिकल 43B हम देखते हैं इसमें, और 19 में भी हम देखते हैं, दोनों में ही आ गया। और कुछ इसमें डिस्कस करने लायक है, हम देख लेते हैं। हाँ, अब बात है इसकी कुछ क्रिटिसिज्म पर, कि भाई हमारे संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने ही कुछ क्रिटिसिज्म किए हैं। क्रिटिसिज्म क्या किया उन्होंने? पहला क्रिटिसिज्म किया है कि ये नो लीगल फोर्स, यानी कि इसके पीछे जो है, जैसे डीपीएसपी जो है, इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। जैसा कि हमने कहा ना कि नॉन जस्टिसिएबल है, उसको लेकर के उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के रिसोर्सेज होने पर ही आपको पे करने का वादा करते हैं। जैसे कि आप चेक लेके गए बैंक में और बोला कि हमको इतना लाख रुपए चाहिए, चेक का क्या काम है, आपको पेमेंट दे देगा, पर बैंक कहता है कि नहीं भैया हमारे पास तो इतना ही है, हम नहीं दे पाएंगे, भागो यहाँ से। ये दिस इज़ लाइक इंसल्टिंग, है ना। और भी बहुत सारे जो ज्यूरिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसे अलग अलग ढंग से क्रिटिसाइज़ किया। किसी ने इसे कहा पायस एस्पिरेशंस, किसी ने इसे कहा कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जो कि हर 2 जनवरी को मैंने कूड़ा करकट में बदल जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इसकी आलोचना की। फिर दूसरा है कि इन्होंने कहा इलॉजिकली अरेंज्ड। ये जो अरेंजमेंट है इसका, इस पर उन्होंने सवाल किया और बोला कि ये मिक्स कर दिया गया है ना,
अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को भी इसमें मिक्स कर दिया गया है, वाइटल इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस को इसमें मिक्स कर दिया गया। फिर बात आती है प्योरली बेस्ड ऑन प्रेजुडिस, ओके। फिर कंजर्वेटिव कहते हैं कि दिस इज़ कंजर्वेटिव, ये कहते हैं कि 20th सेंचुरी के लिए ये रिजोल्यूशंस ठीक थे, लेकिन आज 21st सेंचुरी और आपका मॉडर्न टाइम के लिए ये रिजोल्यूशंस ठीक नहीं है। कंजर्वेटिव कहा उन्होंने कहा कि ये फैबियन सोशलिज्म जैसा है, जिसमें कि सोशलिज्म नाम का कोई फैक्टर है ही नहीं। उन्होंने फिर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर स्टेट, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट सीएम, है ना, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ऐसा कहा। यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके बावजूद भी चूँकि हमारे संविधान में शामिल है, तो हम कैसे कह दें कि ये बेकार हो गया पूरी तरह से? क्या यूटिलिटी है इसकी, हम उस पर बात करेंगे। यूटिलिटी क्या है, क्या उपयोगिता है इसकी? तो बेसिकली यूटिलिटी पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम छोड़ देते हैं इसको यहीं पे।